जब तक अंग्रेजों का राज था, अंग्रेजों से आज़ादी चाहिए थी, सब मिलकर लड़ रहे थे। लेकिन जब आज़ादी मिली तब भी हम पूरी तरह से आज़ाद नहीं हुए, क्योंकि आज भी हिंदुस्तान की ये सच्चाई है कि जात पात मजहब, हिंदुस्तान में आए दिन इन सब चीज़ों के नाम पर झगड़े होते हैं, कत्लेआम होता है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जब राजनीति में ही इनकी इतनी अहमियत है, एक वोटर वोट देने जाता है ये देखकर कि कैंडिडेट अच्छा है, शरीफ है या पढ़ा लिखा है, इससे कोई मतलब नहीं है। कैंडिडेट किस धर्म का है, किस जात का है, किस बिरादरी का है। तो जहां तक आपके वोट तक इस सोच के साथ पढ़ते हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा जो पूरा समाज है, वो सरकार है, वो कैसा होगा। बहुत सारी ऐसी देश है जहां ये सब चीजें नहीं है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि हमारे देश में ये सब चीजें हैं। मान लीजिए अगर बिहार का चुनाव है तो सबसे ज्यादा जातीय समीकरण होते हैं। तो वोट बैंक के तौर पर जब तक इंसानों का इस्तेमाल किया जाएगा तब तक ये चीजें होती रहेंगी। आज की कहानी हिंदुस्तान के तारीख में एक काला धब्बा, एक ऐसा इंसिडेंस जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। लक्ष्मणपुर एक गांव का नाम है जहां पर इसी जातीय लड़ाई में ऐसा खूनी खेल खेला गया जिसकी दूसरी मिसाल नहीं मिलती है। रात के अंधेरे में 30 नवंबर की बात है। यह 30 नवंबर, लगभग आधी रात से ज्यादा बीत चुका था। 30 नवंबर और 1 दिसंबर 1997। बहुत सारे लोग 3 नाव पर सवार होते हैं और वो तमाम लोगों के पास सारे हथियार थे और वो 3 नाव पर बैठते हैं जिनको 6 मल्लाह चला रहे थे। बड़ी खामोशी के साथ दर्जनों लोग हथियारों से लैस नाव पर बैठकर नदी के दूसरी तरफ पहुंचते हैं जहां पर लक्ष्मणपुर बाथे गांव है। सुबह सुबह, बल्कि सूरज ने दस्तक भी नहीं दी थी, रात का ही अंधेरा था। ये तमाम लोग नदी के किनारे उतरते हैं नाव से और जो पहला काम करते हैं वो ये कि जिन नाव पर बैठकर ये आए थे, 3 नाव पर जिस पर 6 मल्लाह थे, उन 6 के 6 लोगों को मार डालते हैं। उसकी वजह ये थी ताकि उनकी मौत के बाद कोई भी उस गांव में लोग सो रहे थे, किसी को कोई खबर ना दे कि आगे कुछ घंटों क्या होने वाला है। इसके बाद ये सारे लोग नाव से उतरते हैं, गांव के अंदर दाखिल होते हैं। ये गांव पिछड़ी जातियों का था और उसके बाद वहां अगले 3 घंटे तक इतनी गोलीबारी होती है, इतने चाकू छुरी चलते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। 3 घंटे तक हिंसा का नंगा नाच खेला जाता है। घरों से खींच खींच कर लोगों को मारा जा रहा था। 3 घंटे के बाद उस गांव में 58 लाशें गिरी हुई थी। शायद इस गांव में ज्यादा लोग भी नहीं थे, अगर होते तो वो भी मारे जाते। 58 लाशें गिराने के बाद ये तमाम लोग वहां से निकलते हैं, जिसमें से जो मारे गए थे 27 महिलाएं थी, 10 बच्चे थे और इन 27 महिलाओं में से करीब 10 गर्भवती थी। मतलब 10 दूनी 20 इंसानी जान। और 58 लोगों की मौत हुई, 27 महिलाएं, 10 बच्चे और बाकी करीब 21 के आसपास पुरुष थे। गांव में घर के घर उजड़ गए। कई घर तो ऐसे थे जिसका हर कोई उजड़ गया। पूरा पूरा खानदान का कई घरों का खात्मा कर दिया गया। उस गांव की धरती बोले तो खून से लाल हो चुकी थी। उसके बाद ये लोग उसी नाव से वापस जाते हैं और उसके बाद अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। सुबह के रोशनी के साथ ये खबर पूरे बिहार में पहले फैलती है, फिर पूरे देश में फैलती है। उस वक्त के आर नारायणन देश के राष्ट्रपति थे। जब उन्हें ये बात पता चली तो उन्होंने एक राष्ट्रीय शर्म इस घटना को नाम दिया था। मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी, लालू प्रसाद यादव की पत्नी। जब उन्हें पता चला कि इधर गांव में इस कत्लेआम के बारे में पूरी खबरें फैलने लगी, मीडिया यहाँ पहुंचने लगी, नेता वहां पहुंचने लगे, यहाँ से फिर राजनीति शुरू होती है।
जो गांव था पिछड़ी जातियों का, उसके सारे जो बाहर के लोग थे वो लोग भी पहुंचते हैं। किसी का भी अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है, विरोध प्रदर्शन शुरू होता है। 3 दिन के बाद राबड़ी देवी उस गांव पहुंचती है, तब जाकर उन लोगों का अंतिम संस्कार होता है। इस मामले को लेकर पूरे देश में गुस्सा भी था, एक शोक की लहर भी थी। और 90 के दशक में जब ये हुआ, क्योंकि 97 की बात है ये, तो बिहार में उस वक्त वैसे ही जातीय नरसंहार का दौर था। एक से एक मतलब इस तरह के नरसंहार हो रहे थे। पिछड़ी जातियों के लोग अगले जातियों को मार रहे थे, अगले जातियों के लोग पिछड़े जातियों को मार रहे थे। लेकिन सवाल ये था कि ऐसे नरसंहार क्यों हो रहे थे, क्यों यह 3 घंटे तक लगातार कानून पुलिस सबको ताक पर रखकर यह हिंसा का नंगा नाच खेला गया। उन्होंने हथियारों का जैसा मर्जी वैसा इस्तेमाल किया। 58 लाशें गिराने के बाद वो वहां से निकल गए। कभी कभी ये सोचकर हैरानी होती है कि आज हमारा देश आजाद है और आजाद देश में भी इस तरह की घटनाएं हो जाती है। इसको लेकर उस समय बहुत हंगामा हुआ, सब कुछ हुआ। और हैरत की बात यह है कि इस पूरे मामले में बाद में इतनी राजनीति होने के बाद भी बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया। 2010 में 16 लोगों को इसका गुनहगार ठहराया कोर्ट ने, पटना की एक लोअर अदालत ने। और इन 16 लोगों में से 16 नहीं बल्कि 26 थे, जबकि 16 को सजाए मौत दी, फांसी की सजा, और 10 को उम्र कैद की सजा हुई। 2010 की यह बात है। लेकिन यह मामला हाईकोर्ट गया और ये देखिए कि 58 लाशें, निचली अदालत ने उनमें से 16 को फांसी की सजा दी, 10 को उम्र कैद की सजा दी। लेकिन पटना हाई कोर्ट में जब यह मामला पहुंचा तो अदालत ने सबूतों के अभाव में इन तमाम लोगों को बरी कर दिया। किसी को कोई सजा नहीं मिली, फांसी तो दूर, उम्र कैद भी नहीं हुई। इसको लेकर तमाम राजनीति, सारी चीजें हुई। अब लेकिन सवाल ये था कि क्यों एक गांव के 58 लोगों का कत्लेआम इस तरह से किया गया, और वो कातिल कौन थे और वजह क्या थी। बिहार में जैसे आपको मैंने बताया कि 90s के दशक में जाति के नाम पर खून खराबा लगातार हो रहा था। उस वक्त भाकपा माले जो एक संगठन थी, उसने उस समय वो काफी मजबूत मजबूत थी। और कुछ इलाके जो बहुत पिछड़े इलाके थे, वहां पे उस किसानों की उसने नुमाइंदगी करनी शुरू कर दी, पिछड़े, दलित, इस तरह के किसानों की। भाकपा माले का यह था कि जो किसान हैं, जो गरीब हैं, उनके ऊपर जो अगरी जाति के लोग हैं, ठाकुर ब्राह्मण, राजपूत ब्राह्मण, जो जमींदार हैं बड़े बड़े, वो जमींदार इन गरीबों पर जुल्म कर रहे हैं। खेती इनसे कराते हैं, मजदूरी इनसे कराते हैं, और बदले में उनका हक नहीं देते। तो भाकपा माले ने कई इलाकों में बिहार के आंदोलन चलाया, और ये आंदोलन धीरे धीरे हिंसक हो गया। उसने तमाम पिछड़ी जातियों के लोगों को इकट्ठा किया, और धीरे धीरे जिस खेतों में वो काम करते थे, उसको उसने लाल सलाम का इलाका घोषित कर दिया, और वहां जाके वो लाल झंडा गाड़ देते थे। लाल झंडा लगाने का मतलब यह था कि वो सीधा सीधा वो जमीन पर उसका अधिकार, जो जमींदार का, वो हट जाता था, या जमीन के मालिकों का, उस पे उन जो मजदूर और गरीब का हक हो जाता था। ये उनका दावा था। और इस तरह की बहुत सारी खूनी झड़पी हुई। जो भी उस पर अपना फिर वो झंडा हटाने के लिए जाता था तो वो जान से जाता था। तो माले ने एक तरह से इसे एकजुट किया और यह हिंसा शुरू हुई। धीरे धीरे जो बड़े किसान थे, जमींदार थे, वो डरने लगे। कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो बड़े जमींदार थे, उनके शादी ब्याह, सारे फंक्शनों पर खौफ का साया फैल गया। कोई भी मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं था। माले उस पर लगातार हमले कर रही थी, और माले का ये कहना था कि वो गरीबों का हक दिलाने का कोशिश कर रहे हैं। बड़े किसानों और जमींदारों ने उसके ऊपर कब्जा कर रहा है, हम उसका हक दिला रहे हैं। उनका कहना था हम गरीबों के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जब माले ने ये सारी चीजें शुरू की तो उसके बाद ये हुआ कि अब बदले में रिटेलिएशन होगा। और उसी के बाद बिहार
में सवर्णों ने, ऊंची जातियों के लोगों ने, जमींदारों ने एक अलग अपनी सेना बना ली, जिसका नाम बाद में रखा गया था रणवीर सेना। रणवीर सेना का काम यह था कि जितने भी जमींदार थे, ऊंची जाति के सवर्ण किसान थे, उन लोगों को एकजुट करना और माले से निपटना। और फिर इन लोगों के बीच में अक्सर झड़पें होने लगी। तो माले ने गरीबों के नाम पर, गरीब किसानों के नाम पर, उनका हक दिलाने के नाम पर पार्टी बनाई। ऊंची जातियों के लोगों को मारना पीटना शुरू किया, दोहन करना शुरू किया। बदले में ऊंची जाति के लोगों ने, जमींदारों ने अपनी एक सेना बनाई रणवीर सेना के नाम से, और उन्होंने अब खून की होली खेलना शुरू कर दिया। करीब 5 साल तक इन लोगों के बीच में बहुत जबरदस्त खूनी झड़पें हुई और इसमें बहुत सारे लोग मारे गए। हालांकि बिहार सरकार ने बाद में रणवीर सेना के ऊपर पाबंदी भी लगा दी, लेकिन ये झड़पें जारी रही। और इसी दौरान में 1995 में मध्य बिहार के भोजपुर जिले के गांव बेलोर में रणवीर सेना की पहली बार स्थापना हुई थी 1995 में। और इनका टारगेट सिर्फ एक था, और यह था कि जो भाकपा माले जो एक संगठन है, वो नक्सलियों का उनको पूरा सपोर्ट था। और नक्सलियों का भी यही कहना था कि हम गरीबों के रोजी रोटी और बेसिक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। तो यहीं से इन दोनों के बीच में झड़प शुरू हुई, और इस झड़प का सबसे खूनी अंजाम जो सामने आया, जमीन के नाम पर, जाति के नाम पर, गरीबों के नाम पर, पिछड़ी जातियों के नाम पर अगरी जातियों ने अपना गुट बनाया रणवीर सेना। तो एक तरफ भाकपा माले भी वही कर रही थी जो दूसरी तरफ रणवीर सेना कर रही थी। नक्सलियों का सपोर्ट माले को था। तो इन सारी चीजों ने पूरी जातीय सिस्टम को एक तरह से आमने सामने कर दिया और एक लकीर खींच दी। और ये आज भी हमारी देश में सच है कि ये ऊंची जाति का है, ये नीची जाति का है, ये राजपूत है, ये ब्राह्मण है, ये राम है, ये पासवान है। इन सब चीजों ने एक ये ऐसा लाइन बनाया कि उससे दो संगठन पैदा हुए, दोनों रक्षा करने के नाम पर पैदा हुए, लेकिन दोनों में ये खून खराबा एक लंबी झड़प का रूप ले लिया। और उसी का नतीजा था ये लक्ष्मणपुर बाते कांड, जिसमें भाकपा माले को सबक सिखाने के लिए और उसके समर्थकों को सबक सिखाने के लिए लक्ष्मणपुर बाते गांव पर हमला किया गया, और उसके बाद वहां 58 लोगों को मारा गया। इस पूरे मामले में पूरे देश में जो गुस्सा था वो तो था ही था, बहुत सारी चीजें हुई फिर जाति को लेके, फिर सरकार भी थोड़ा ये हुआ कि ये सब भी चीजें फिर दोबारा ना हो, कानून भी थोड़ा सख्त हुआ। लेकिन कुल मिलाकर लक्ष्मणपुर बाते में एक ऐसी महिला नहीं बची थी जो वंश को आगे बढ़ाती। जो खुशनसीब थे, जो बचे थे, वो उस रात उस गांव में नहीं थे, वो कहीं बाहर थे। इस कांड के बाद बहुत सारे लोगों ने उस गांव में आना छोड़ दिया, अपना घर द्वार सब छोड़ दिया। बहुत सारे लोग बहुत छोड़ के दूसरे जगह चले गए। सरकार से उन्हें उम्मीद थी कि सरकार कुछ मदद करेगी, सरकार ने मुआवजे की भी बात की, लेकिन बहुत सारे परिवार से जाके पूछे तो उनका कहना है कि बाद में पैसे तक नहीं थे। जब मामला गर्म था तो सरकार ने वादा किया था, लेकिन वो सारे वादे, सिर्फ बोले तो वो सारी वादे एक किताबों पर ही रह गई। आज भी बिहार में, यूपी में जाति के नाम पर इलेक्शन लड़ा जाता है, जाति के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, और इसका कोई विरोध नहीं करता। बल्कि अगर विरोध करेगा तो वो जो पॉलिटिकल पार्टी है वो भी कैंडिडेट और जातीय समीकरण को देखकर टिकट देती है कि किस इलाके से किसे वोट दिया जाना चाहिए, वहां पर किसके कितने वोटर हैं। जब आप पैमाना ही यही रखेंगे कैंडिडेट चुनने का, तो फिर लक्ष्मणपुर बाटे जैसे कांड तो होते रहेंगे। और कहीं ना कहीं इसके लिए अपनी सरकार और अपनी सिस्टम, अपना समाज भी जिम्मेदार है। तो आज भी करीब 27 साल हो गए लक्ष्मणपुर बाटे कांड को। 1997 में हुआ था, 30 नवंबर और 1 दिसंबर के दरमियान ये घटना हुई थी। लेकिन 27 सालों में सूरत और सीरत कुछ भी नहीं बदली। जाति आज भी वही है, सोच आज भी वही है, और राजनीति आज भी वही है। खैर, आज की हम अपनी इस कहानी को यहीं खत्म कर रहे हैं।
हम कोशिश करेंगे कि कल फिर आपसे मुलाकात हो। हम बिहार के ही एक और चर्चित कांड के ऊपर कल बात करेंगे और एक और नई कहानी जिसने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया था, उस कहानी के साथ आपके पास आएंगे। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा और अगर हो सके तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब आप लोग करते नहीं हैं। बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हम बोलेंगे कि सब्सक्राइब करेंगे, आपसे यही अनुरोध करेंगे, क्योंकि आप सब्सक्राइब कीजिएगा तभी ये मेरा चैनल बढ़ेगा और मेरा चैनल बढ़ेगा तभी हम आपके पास लगातार इस तरह की कहानियाँ लेकर आ पाएंगे। तब तक के लिए, कल तक के लिए हम आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। मैं अभिषेक सिंह और आप देख रहे थे क्राइम सिटीज। धन्यवाद।